welcome to second lecture of C++ programming course. फ्रेंड्स, हम एक्चुअल जो टूल है जिसमें हमने सी कोडिंग करनी है वो इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा जिनका कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकें। इन डिटेल इनका नॉलेज होना तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। तहम ये है कि हम स्टार्टिंग में इन चीज़ों को कुछ डिस्क्राइब कर लेते हैं, थोड़ा सा इनका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इन टूल्स में सबसे पहले एडिटर है। एडिटर क्या होता है? एडिटर एक्चुअली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा टूल होता है कि जिसके अंदर आप कोडिंग करते हैं, जिसके अंदर आप राइटिंग करते हैं, जिसके अंदर आप टाइपिंग करते हैं। एडिटर की एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो नोट पैड, जैसा कि विंडो में नोट पैड है, नोट पैड को आप ओपन करके उसमें कोई भी टाइपिंग कर सकते हैं, ये आपका एक एडिटर है। इसी तरह आपका वर्ड पैड एक एडिटर है। इसके अलावा आपका MS वर्ड एक एडिटर है। एडिटर मीन जिसमें आप टाइप कर सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं। जो हम एडिटर C++ के लिए यूज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करेंगे, उसका नाम है डेव C++, डेव CPP भी कहते हैं। तो इस एडिटर को हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। एक्चुअली एडिटर के अंदर जो हम राइटिंग करते हैं, जो हम कोड लिखते हैं, वो कोड एक्चुअली सोर्स कोड जो हम लिखते हैं वो सोर्स कोड इंग्लिश में होता है। इंग्लिश के करैक्टर्स होते हैं या डेसिमल करैक्टर्स होते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप इन चीज़ों को नहीं समझता। जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 होता है। अभी 0 और 1 तो हम 0 और 1 में तो हम कोड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम कोड करते हैं अपना सोर्स कोड नॉर्मल अपने लैंग्वेज में, जो हमें ईजी होती है, हमारे लिए ईजी होती है। अभी एक ऐसा टूल है जो हमारी टाइप की हुई लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जब कन्वर्जन हो जाती है तो उस बाइनरी लैंग्वेज को फिर हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर उसको रीड कर लेता है, उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। तो हम जो सोर्स कोड हम जो लिखते हैं उसको जो बाइनरी कोड में या मशीन कोड भी कहते हैं, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उस टूल को कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। अभी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। जो हमारा इंटरप्रेटर है वो हमारा जो सोर्स कोड, जो हम कोड लिखते हैं, उसकी एक लाइन उठाता है, उस एक लाइन को वो ट्रांसलेट करता है बाइनरी में, फिर उसके बाद दूसरी लाइन उठाता है, उसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी में। इस तरीके से वो लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता जाता है, और जहाँ पे उसको एरर मिलता है उस एरर को वो इंडिकेट कर देता है। ऑन द अदर हैंड जो कंपाइलर है हमारा, वो स्टार्ट टू एंड मीन के लाइन बाय लाइन, स्टार्ट टू एंड वो कंप्लीट कोर्स को, कंप्लीट जो सोर्स कोड है उसको वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में। और उसमें अगर कहीं पे एरर आ जाता है तो उस एरर पे वो स्टॉप होकर एरर शो कर देता है, और एक्जी फाइल या बाइनरी फाइल जो उसने कन्वर्ट करनी होती है वो शो नहीं करता, वो जनरेट नहीं करता। एक सिंपल अगर इनमें हम डिफरेंस निकालें तो एक ये डिफरेंस है कि कंपाइलर को अगर कहीं भी कन्वर्जन करते हुए एरर मिल जाता है तो कंपाइलर वहाँ पे स्टॉप हो जाता है और एरर शो करता है। वो बाइनरी में कन्वर्टेड फाइल या एक्जी फाइल ये जनरेट नहीं करता। जबकि इंटरप्रेटर ये जब कन्वर्जन कर रहा होता है तो उस कन्वर्जन के दौरान जहाँ एरर आ जाता है वो एरर शो करता है, और उस पॉइंट तक जितना उसने कन्वर्ट कर लिया होता है उस कन्वर्जन की एक्जी फाइल या बाइनरी फाइल वो जनरेट कर देता है।
ये बाइनरी फाइल क्या होती है? बाइनरी फाइल या एक्जी फाइल क्या होती है? ये एक्चुअली एक्जी मीन एग्जीक्यूटेबल फाइल। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का की अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको डॉट एक्जी के की एक्सटेंशन से लिखा जाता है। तो इस डॉट एक्जी फाइल को जब हम डबल क्लिक करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाती है या रन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप अपने लैपटॉप पे के डेस्कटॉप पे हैं। इस डेस्कटॉप पे आप देखेंगे कि ये बहुत सारी एक्जी फाइल्स पड़ी हैं, जैसा कि इस स्काइप को अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये स्काइप ओपन हो जाएगी। तो एक्चुअली ये स्काइप की एक्जी फाइल है। तो एक्जी फाइल कौन सी होती है जिसको हम डबल क्लिक करें तो वो ओपन हो जाती है। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर पे, डीबगर। डीबगर क्या करता है? ये एक बहुत पावरफुल टूल है। डीबगर एक्चुअली हमारे सोर्स कोड में बहुत सारे एरर्स होते हैं, बहुत सारे बग्स होते हैं। कंप्यूटर साइंस में एरर्स को बग कहते हैं, बग। तो इन बग्स को रिमूव करना, अपने कोड से इन बग्स को, इन एरर को रिमूव करने का काम डीबगर करता है। ठीक है, तो डीबगर हमारे लिखे हुए कोड में से जो एरर और बग्स हैं उनको रिमूव करता है। आप इसको बहुत डिटेल में समझने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ये जब आप कोडिंग करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होती जाएंगी। इसलिए यहाँ पे अगर आपको इनकी सही समझ नहीं भी आ रही तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4, लिंकर। लिंकर क्या करता है कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक फाइल पे मुश्तमिल हो या एक फाइल से ज़्यादा फाइल्स पे मुश्तमिल हो। उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आप अपना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हों जिसमें बहुत ज़्यादा फाइल्स आपने लिखी हों। तो इन सब फाइल्स को लिंक करना, एक दूसरे के साथ लिंक करना, इकट्ठा करना, ये काम लिंकर का है। लिंकर इन तमाम फाइल्स को इकट्ठा करता है एक जगह पे ताकि उनकी एक्जी फाइल बनाई जा सके। और लास्ट पे हमारा लोडर। लोडर वो टूल है कि जो आपकी एक्जी फाइल को रन कराता है, लोड कराता है। दोस्तों, आपकी एक्जी फाइल जो जनरेट होती है वो आपकी हार्ड डिस्क पे पड़ी होती है, आपकी हार्ड डिस्क पे पड़ी होती है। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोग्राम, आपकी एक्जी फाइल ये हार्ड डिस्क पे पड़ी होती है। उस फाइल को जब आप डबल क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको स्काइप की एग्जांपल दी कि डेस्कटॉप पे आपकी स्काइप की एक्जी फाइल पड़ी हुई है, तो ये एक्चुअली हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी होती है। जब आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो लोडर यहाँ पे काम करता है। लोडर क्या करता है कि लोडर इस एक्जी फाइल के रिलेटेड जितना भी सॉफ्टवेयर है उस पूरे के पूरे को हार्ड डिस्क से उठाकर आपकी रैम में लोड कर देता है। रैम मीन रीड ओनली मेमोरी। तो रैम को फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं। तो ये लोडर का क्या काम है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो ये उस सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क से उठाकर रैम के अंदर लोड कर देता है। तो स्टूडेंट, इन 5 टूल्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने एडिटर ये कहाँ से डाउनलोड करना है, ये कैसे इंस्टॉल करना है, इसको हम क्लोज करते हैं और हम अपने ब्राउज़र में चले जाते हैं। ब्राउज़र में जाते हैं आप। ब्राउज़र में जाकर ये डेव सी प्लस प्लस 5.4.0, ये 5.4.0 ये इसका वर्जन है। डेव सी प्लस प्लस ये टूल का नाम है। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी आपको सजेशन है कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया करें। अभी इस वक्त मेरे पास 5.4.0 लेटेस्ट वर्जन है। आप ये गूगल में जाकर ये यहाँ पे लिखें और इसको आप सर्च करें। ये आप सर्च करेंगे तो आप देखें इसमें जो टॉप पे जो फर्स्ट लिंक आपको शो हो रहा है https://sourceforge.net, आप इसको क्लिक करें तो इसमें आपको ये वर्जन जो है ये मिल
इसमें आप देखें तो ये डाउनलोड डेव CPP 5.11, ये 5.11 इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है, 50 MB की फाइल है। आप इसको क्लिक करें तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास और कोई डाउनलोडर नहीं, ये इसी ब्राउज़र के अंदर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखें इसकी लेफ्ट बॉटम साइड पे ये डाउनलोडिंग हो रही है डेव CPP। ओके, जब इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप जहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है वहाँ पे आप आ जाएं। मेरे पास जैसे ये यूट्यूब से यहाँ पे डेव CPP में डेव CPP, ये डेव CPP ये 5.11 मेरे पास डाउनलोडेड है। ठीक, ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है डेव CPP 5.11 TDM-GCC 4.9.2। ओके, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्लिक करता हूँ, ये जस्ट लाइक अदर टूल्स, जब आप कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो जैसे वो कुछ टाइम लेता है तो डेफिनेटली ये भी इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेगा। आप इंग्लिश लैंग्वेज करें, ओके करें, उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आप एग्री करें। इसको की आपने फुल इंस्टॉलेशन करनी है, नेक्स्ट कर दें। किस लोकेशन पे आपने इसको इंस्टॉल करना है, सी प्रोग्राम फाइल के अंदर, ओके इंस्टॉल कर दें। इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लगाएगा। फ्रेंड्स, मे बी स्टार्टिंग में आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हों कि ये सारी चीज़ें एक डिफरेंट हैं, क्योंकि आप एक टोटली एक डिफरेंट फील्ड में आई मीन के इससे पहले आपने कोडिंग नहीं की, ये आपके लिए एक टोटली नई चीज़ है। तो जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में वो ज़रूर कुछ मुश्किल होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपको किसी चीज़ की स्टार्टिंग में समझ नहीं आती है तो उसको स्किप कर दें, उसको छोड़ दें, आप आगे बढ़ें। आप जब कोडिंग करेंगे तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कोडिंग करते हुए आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। जब आप कोडिंग करेंगे उसमें आप चेंजिंग करेंगे, उसको आप कन्वर्ट करेंगे अपने कोड को एक्सी फाइल में, फिर एक्सी फाइल को आप रन करेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें खुद क्लियर हो जाएंगी। ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। ये वो तमाम टूल प्रोवाइड करती है जो किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए सी कोर्स को आप बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ, कंसंट्रेशन के साथ और स्पेशली प्रैक्टिस करें। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है, इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको फिनिश करता हूँ। अगर आप देखें तो ये आपकी डेस्कटॉप पे ये डेव CPP ये लास्ट ईयर का आइकन आ गया है। ओके, ये मेरे पास ओपन हो चुका है। आप इसको डेस्कटॉप से डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, ये ऑलरेडी इंग्लिश सेलेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ काम कर सकते हैं, कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं कि इसके अंदर जो आप कोड लिखेंगे, जो आप राइटिंग करेंगे वो किस फॉन्ट में होना चाहिए। ये आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट में जैसे MS वर्ड में आप टाइप करते हैं तो उसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। ये इसका कलर, ये अगर आप देखें तो ये लेफ्ट साइड पे कलर चेंज हो रहा है। ये लेफ्ट साइड पे जिस तरह का कलर आपको शो होगा इसी तरह का एडिटर आपको शो होगा। और ये आपके टूल्स हैं, इस एडिटर के टॉप पे जो आपको टूल्स मेन्यू में टूल नज़र आएंगे, ये आप किसी भी तरह की ये ले सकते हैं। तो हम इसका जो न्यू होता है वही सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। आपको ये बता रहा है कि ये कम्प्लीटली कन्फिगर हो चुका है, आपने जो सेटिंग की है वो सेटिंग हो चुकी है। आप उसको ओके करें तो ये आपका डेव CPP 5.11 रन हो चुका है। ओके, इसमें
अगर आप देखें तो ये टॉप पे ये सारे मेन्यूज़ हैं, उसके बाद ये नीचे टूल मेन्यू है, ऊपर मेन मेन्यू, ये टूल मेन्यू है, ये नीचे सारे, ये सारे डिसेबल हैं। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक आपने इसमें कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट आपने क्रिएट नहीं किया, आपने अभी कोई कोडिंग की फाइल क्रिएट नहीं की, इसलिए ये सारे डिसेबल हैं। जो ही आप कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो ये सारे एनेबल हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो रहा है, इसको यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है सी प्लस प्लस में, वो हम क्रिएट करेंगे और बिल्कुल